गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव ग्रामर गुरु बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन पोर्टल पर। जी हाँ, इसका टॉपिक चल रहा था ट्रांसलेशन, और ये जो ट्रांसलेशन पोर्शन है ये क्लास 6 to 12 सबके लिए है। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन टॉपिक है। ये हर क्लास में, हर वर्ग में ये पूछा ही जाता है। ट्रांसलेशन लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बात किया था। आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जिसका नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी बात बताई है, जो कंटीन्यूअस टेंस होता है आप लोगों ने अभी तक कंटीन्यूअस टेंस ही केवल पढ़ा होगा। आज मैंने आपको कुछ और फैक्ट बताए, और फैक्ट ये था कि जो कंटीन्यूअस टेंस होता है इसको दो और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। जी हाँ, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। अब इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि हर एक टेंस का एक अपना पहचान होता है। जब तक आप पहचान नहीं जान पाओगे तब तक किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में आप अनुवाद नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्या जाने, आपको पता होना चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या होती है। जी हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है या रहे हैं। ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिले तो आप कह सकते हो कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज है का वाक्य है। एग्जाम्पल जैसे वह कपड़ा धो रहा है, वह कपड़ा धो रहा है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये जानना आवश्यक है स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी टेंस को आप अगर सीख रहे हो तो उस टेंस का स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है इसको जानना बेहद आवश्यक होता है। तो प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, आर या एंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, आर, एंड। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब एक वचन करता हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, जब बहुवचन करता होगा तो आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग हुआ, जी हाँ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हुआ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हुआ, और फिर ऑब्जेक्ट हुआ। जी हाँ, ये जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। एक बहुत ही खास चीज है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारा एनजी फॉर्म होता है, ये एनजी फॉर्म क्या होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और एनजी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वहाँ के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। अब सब्जेक्ट ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगे कि आर लगे या एम लगे, क्या लगेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और अगर आई है तो एम का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट ही है और ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का, तो ही इज। फिर क्या होगा? वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पे धोना। धोने की अंग्रेजी क्या होती है? वाश। जी हाँ, धोने की अंग्रेजी वाश होती है। अब वाश के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? आईएनजी। आईएनजी किसमें जोड़ेंगे? वर्ब के अंत में। तो क्या हो जाएगा? ही इज वाशिंग। ही इज वाशिंग। क्या धो रहा है? वो धो रहा है कपड़ा। क्या धो रहा है? कपड़ा। कपड़े की अंग्रेजी क्या होती है? क्लॉथ्स। जी हाँ, क्लॉथ्स। यहाँ पे क्या हो गया सेंटेंस आपका? ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स। देख सकते हैं कितनी आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इस ट्रांसलेशन टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसको मैं रैप करता हूँ, आप लोग स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। चलिए मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे नहीं हटा रहा हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगा और फिर उसको ट्रांसलेट में नीचे करने वाला हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? वे। वे सिंगुलर है या प्लूरल है? जी हाँ, वे प्लूरल को दर्शाता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इज की, आर की, एम। तो जी हाँ, आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे के बाद क्या होगा? आर या इज या एम। तो दे के साथ होता है प्रयोग आर का, तो दे आर। फिर वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले होता है और उसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। अब यहाँ पे दे आर प्लेइंग। फिर क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो भी खेल के नाम होते हैं, कोई भी खेल हो, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, शतरंज हो, लूडो हो, टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, सभी गेम्स जितने होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी खेल के नाम हैं, इन खेल के नाम से पूर्व आर्टिकल दी या दा का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्टिकल दी या दा का प्रयोग नहीं होता है जब कोई भी खेल का नाम आ जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी खेल का नाम हो, किसी भी दिन का नाम हो, किसी भी महीने का नाम हो, किसी भी जो है भोजन का नाम हो, रंग का नाम हो, भाषा का नाम हो, विषय का नाम हो, इन सबसे पूर्व कभी भी हम आर्टिकल दी या दा का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी खेल के नाम से पहले जरूरी नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट ही हो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी हमारे खेल होते हैं। तो दे आर प्लेइंग। अब क्या चीज प्लेइंग कर रहे हैं? तो दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं क्रिकेट। अब क्रिकेट से पहले दी या दा का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिकेट एक प्रकार का खेल है। तो आपको समझ आ गया होगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट कितने आसानी से सेंटेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। और एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल ये टॉपिक जो है समझ में आ जाए। मैं एक और एग्जांपल लूंगा और बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कह दिया जाए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ इज की, आर की, एम। जी हाँ, एम लगेगा। आई के साथ एम का यूज होता है, एम हेल्पिंग, तो आई एम। फिर वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आई एम करना, करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। डू में क्या जोड़ा जाए? आईएनजी। तो आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अपना काम। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो अपना होता है, अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, वो वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी। यहाँ पर मैं लिख करके आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही है तो अपने की अंग्रेजी होगी हिज। अगर सी है तो यहाँ पे हर होगा। इट है तो अपने की अंग्रेजी इट्स होगी। आई है तो अपने की अंग्रेजी माई होगी। वी सब्जेक्ट है तो अपने की अंग्रेजी अवर होगा। दे है तो अपने की अंग्रेजी देयर होगा। यू है तो अपने की अंग्रेजी योर होगी।
तो इस प्रकार से अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ही तो हिज, सी है तो हर होगा, इट है तो इट्स होगा, आई है तो माई होगा, वी है तो अवर होगा, दे है तो देयर होगा और यू है तो योर होगा। ये अपने की अंग्रेजी है। इसे ही हम लोग, ये जो हमने इधर लिख दिया है, ये हमारा पजेसिव केस कहलाता है, क्योंकि अपना शब्द जो है ये पजेशन दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, अधिकार दिखाता है, और जिसपे अधिकार दिखाया जाए उसे क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारे ये इतने प्रोनाउंस आते हैं तो इनके साथ कौन सा पजेसिव केस प्रयोग करते हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। तो यहाँ पे आई एम डूइंग, अब अपना काम है क्योंकि सब्जेक्ट मैं आया है, तो आई मतलब है, तो आई के साथ अपने अंग्रेजी क्या होती है, माई होती है, तो क्या हो जाएगा, माई वर्क। तो देख सकते हैं कितने आसानी से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने तीनों हेल्पिंग वर्ब का एक एक यहाँ पे सेंटेंस ले लिया, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज हेल्पिंग वर्ब, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आर हेल्पिंग वर्ब, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई आए तो हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं अब निगेटिव सेंटेंस पे बात करूंगा, इसको यहाँ पे रख करूंगा और कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ इसके निगेटिव सेंटेंस के। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लूंगा। जैसे कह दिया जाए तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख देता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रहता है तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि अभी हम लास्ट में बता भी चुके हैं, और यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, बस केवल नॉट आपको लगा देना है। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और फिर अंत में आप। अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज की, आर की, एम। तो जी हाँ, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा। फिर यहाँ पे नॉट वर्ड जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव, तो यू आर नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है, उसमें क्या जोड़ा जाए, एनजी, तो यू आर नॉट रीडिंग। और फिर उसके आगे क्या किया जाए, यू आर नॉट रीडिंग, और अपने, अपने की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तो जब यू सब्जेक्ट होता है तो अपने की अंग्रेजी क्या होती है, योर, तो क्या हो जाएगा, योर। और फिर किताब, किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। तो देख सकते हैं कितने आसानी से आप इस सेंटेंस को बना पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ बताए, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे भी आपके काम आएगा। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। खेल, दिन, महीना, त्योहार, रंग, भाषा, विषय आदि के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमने दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। तीसरा मैंने यहाँ पे ये चीजें बताई कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो भी हो उसके आधार पे अपने की अंग्रेजी निर्धारित होती है, अपने की कोई स्पेशल अंग्रेजी नहीं होती है। जी हाँ, ये सारी चीजें, अगर ये सारे फैक्ट्स आपको एक जगह पे व्यवस्थित क्रम में चाहिए तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की किताब है यूनिवर्सल ग्रामर गुरु, यूनिवर्सल ग्रामर गुरु, जो कि ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हर एक ऑनलाइन पोर्टल पर ये उपलब्ध है। आप पोस्ट ऑफिस में फोन करके भी मंगवा सकते हैं। आपको अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र पर पता करिए, वहां भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। यूनिवर्सल ग्रामर गुरु, जिसके राइटर शेखर श्रीवास्तव जी हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ शेखर श्रीवास्तव। तो आप लोग एक बार यूनिवर्सल ग्रामर गुरु को लें, जिससे आपको ये सारे फैक्ट्स एक जगह पे एक व्यवस्थित क्रम में उपलब्ध हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।